दौड़ी साइकिल, भाजपाइयों का टूटा दिल, सपा ने लिखी नई कहानी, गायब होगी मोदी लहर की रवानी, सपा की बम बम बीजेपी बेदम। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोई इसे सेमीफाइनल बता रहा था, कोई मोदी के मैजिक के साथ हवा और लहर से जोड़ रहा था। कुछ लोगों ने तो इसे मोदी का इम्तिहान ही बता दिया। लेकिन अगर ये इम्तिहान था तो परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि करीब 4 महीने पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर का रंग तो बहुत बदल चुका है बीजेपी के लिए। लेकिन सूबे में सपा की साइकिल ऐसी दौड़ी कि मोदी जी की बुलेट ट्रेन से जरूर आगे निकल गई। सूबे में सरपट दौड़ी साइकिल, भाजपाइयों का टूटा दिल, सपा ने लिखी नई कहानी, गायब होगी मोदी लहर की रवानी, सपा की बम बम बीजेपी बेदम। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव लाज की लड़ाई थी सपा के लिए। वहीं सपा ने न केवल मैनपुरी की अपनी लोकसभा सीट जीती, बल्कि 11 में से 8 विधानसभा सीटें भी छीन ली बीजेपी से। यानी सपा की हुई बम बम और बीजेपी हुई बेदम। ये जश्न बहार, ये जोश का गुबार और उपचुनाव के नतीजों पर नाचते ये कार्यकर्ता, लाभ हानि के बीच लब्बो लुआब भी कुछ कुछ लोकसभा चुनावों के परिणाम जैसा। जब कहीं खुशी और कहीं गम का घरौंदा था, आज सपा के आंगन में खुशी की शाम उतरी है और बीजेपी के दरो दीवार पर दुख का साया है। जादू और हवा सब हवा हवाई हो गए। सूबे की जनता का मिजाज तो देखिए, सपा के साथ लव किया और बीजेपी से जिहाद कर दिया। चलिए इस सियासी जंग में कौन कहां जीता, जरा ये भी देख लेते हैं। यानी आज के इस परिदृश्य में बीजेपी तो कहीं पीछे ही छूट गई, वो भी इतना पीछे कि बुलेट ट्रेन भी साइकिल को इस सियासी रेस में पछाड़ नहीं सकती। यहाँ ऐसी सांप्रदायिक ताकतों ने माहौल खराब करने की कोशिश की और कई घटनाओं को जिनको बढ़ा चढ़ा करके उसमें से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। जनता ने सोच समझ करके पूरी समझदारी से ऐसी ताकतें जो समाज को बांटना चाहती हैं उनको पीछे कर दिया है। ये उपचुनावों का ही तो परिणाम है जो विश्वास के साथ विकास और खुशहाली की जिम्मेदारी जताई जा रही है। लेकिन बीजेपी ने जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या, और जो समझा रहे हैं वो आप भी सुन लीजिए कि जहां हम प्रचार को गए जीत गए, बाकी का ठीकरा तो टिकट बंटवारे पर फूट रहा है। जहां मैं गया था दोनों जगह हम लोग जीते हैं। नोएडा लखनऊ दोनों बीजेपी जीती है। चुनाव कैंपेन उसमें महत्वपूर्ण होता है एक, लेकिन साथ साथ टिकट वितरण किस रूप में किया गया है और संगठनात्मक संरचना किस रूप में की गई है, यानी व्यू रचना आपकी क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि टिकट वितरण की समीक्षा और संगठनात्मक व्यू की समीक्षा भी उसमें आवश्यक है। अब योगी जी कुछ भी कहें, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि बदलाव और विकास के लिए विश्वास का जो पुल मोदी ने बांधा था वो ढहा दिया उल्टे सीधे बयानों ने। वहीं यूपी में कांग्रेस की हालत में तो कोई सुधार नहीं, पहले भी वेंटिलेटर पर थी, आज भी है। हालांकि अपनी छोड़िए बीजेपी की हालत पर ही हाय तौबा कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरी पतवार उत्तर प्रदेश की दंगा कराने वालों की टीम को सौंप दिया था, जो प्रयास कर रहे थे। और तो छोड़ दीजिए, समाज में जातों को, धर्मों को लड़ाना, पति पत्नी को लड़ाने पे ये लोग उतारू थे धर्म के नाम पर, उसी को जनता ने नकारा है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल समाजवादी पार्टी को तो संजीवनी मिल गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में लड़खड़ाई सपा को लड़ना सिखाया और लड़ते लड़ते जीतना सिखा दिया मुखिया मुलायम ने। साइकिल ने सियासत तो जीती ही और साख पर भी अब कोई सवाल नहीं,
लेकिन बीजेपी क्या करे, मोदी का ना तो जादू चला और लहर तो कहीं गायब ही हो गई। जन्मदिन पर ऐसा तोहफा मिलेगा ये मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा। तभी तो अब लोग कह रहे हैं सपा की बम बम और बीजेपी हुई बेदम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सपा की बम बम हुई और बीजेपी बेदम हुई इन उपचुनावों में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता राजेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी के नेता शादाब फातिमा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। लव जिहाद का मुद्दा उठाया, योगी आदित्यनाथ को आपने चुनाव प्रचार की कमान सौंपी, हिंदुत्व वाले उन्होंने बयान भी दिए, उन पर केस भी हुआ। इसके अलावा अमित शाह का मुद्दा भी खूब भुनाया गया, जहां इजाजत नहीं थी वहां पर रैली भी की। उसके बावजूद भी आखिर क्यों बीजेपी को लव नहीं मिला? गायत्री जी, 2-3 विषय को आपने एक साथ मिला दिया है जी। मैं कहना चाहूंगा, जहां तक आपने कहा कि सभा की अनुमति न होने के बावजूद भी सभा किया जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ की सभा की अनुमति 6 तारीख को सायंकाल 4 बजे उन्होंने दे दी थी। 8 तारीख को उन्होंने कैंसिल किया और इसके बावजूद राजेंद्र जी इस पर स्पष्टीकरण आ चुका। गायत्री ने गलती से चलिए इस विषय को रख दिया। मैं इस सवाल को विड्रॉ कर लेता हूं। अपन केवल निर्णय चुनाव के परिणाम पर बोले। कलेक्टर ने क्या कहा, एसडीएम ने क्या कहा, दरोगा ने कौन सी रिपोर्ट लगाई, आज चर्चा का विषय नहीं। अग्निहोत्री जी, मैं भी क्योंकि ये सवाल आया था, नहीं तो मैंने विनम्रता पूर्वक वो सवाल वापस ले लिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, आपसे और विषय को निवेदन कर दूं जी। ये सही बात है कि उपचुनाव में हमारी हार हुई है, उस हार को मैं स्वीकार करता हूं और हार की हम बैठेंगे, समीक्षा करेंगे और इस संबंध में विचार करेंगे कौन सी हमारी खामियां रह गई जहां पर हम हार गए, जिसके कारण हम हार गए। इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जहां तक चुनाव से संबंधित, उपचुनाव संबंधित चीजों की बात मैं कहना चाहता हूं, अग्निहोत्री जी निवेदन करना चाहता हूं। अब देश की जनता चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए वोट दिया करती है। उपचुनाव में बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ नहीं, आप इसके गवाह हैं। या ये गवाह है उपचुनाव, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 33.17% वोट हुआ है, जहां पर यही पार्लियामेंट चुनाव में लगभग 60-62% के आसपास चुनाव हुआ था। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, हम हारे हैं स्वीकार करता हूं मैं, ये जनता ने जो निर्णय दिया है हमको, लखनऊ तो आप जीते हैं ना कम परसेंटेज के बावजूद। एक मिनट गायत्री, जिसको हम स्वीकार करते हैं और जो हमारी कमियां रह गई हो उसको हम बैठ करके मंथन करके इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव से किसी भी चीज को नापना सही चीज नहीं होगा। अभी 4 महीने पहले राजेंद्र जी आपका उत्तर आ गया। राजेंद्र जी पहली किस्त में इतना ही, पहली किस्त में इतना ही, नहीं तो फिर बाकी को अवसर नहीं मिल पाएगा। पहली किस्त में इतना ही। आज मैं जो बहस लाया ना, बाकी बहस तमाम मुद्दे छोटे बड़े, लव जिहाद किसने बोला, किसने कौन सा जिहाद किया, ये सब दिन भर में विषय मत लिए गए। इन पर अब कोई जो कुछ होना था हो गया, पोस्टमार्टम। जी। आज शाम की चर्चा, रात की चर्चा इस बात पर मैं केंद्रित करना चाहता हूं। एक सिमिलरिटी दिखती है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद आए जनादेशों में। पहले तो मैं तिवारी जी की इस बात से सहमत नहीं कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा होता है, नहीं, उसको उपचुनाव कहिए या कोई मिनी चुनाव कहिए, चुनाव, हर चुनाव जनता के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हर चुनाव, हर कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता जो जनता के मूड का रिफ्लेक्शन नहीं हो। एक दूसरी चीज, एक सिमिलरिटी सारे राज्यों के चुनावों में है। एक फार्मूला बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में बचाव का रास्ता देता है, वही फार्मूला राजस्थान में उसके गले में फंस जाता है। अगर बीजेपी ये कहे, आज दिन भर में बहसों में रहा, अगर बीजेपी ये कहती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, सत्ता चुनाव जिताती है, तो वही चीज गुजरात में उसके लिए फंदा बन जाती है, राजस्थान में फंदा बन जाती है।
इसलिए एक चीज कॉमन दिखती है मुझे इन तमाम राज्यों के परिणामों में कि लोकसभा चुनाव के समय जो सम्मोहन के शिखर पर भाजपा थी, जो चरम सम्मोहन था देश और भाजपा के बीच में, उस सम्मोहन का क्षरण आरंभ हो गया। मैं इस बात से सहमत हूं तिवारी जी कि सम्मोहन है तो टूटेगा जरूर। दुनिया में कोई ऐसा सम्मोहन बना नहीं जिसका क्षरण नहीं हो, ठीक, लेकिन इतनी जल्दी सम्मोहन क्षरित हो जाएगा यह अंदाज तो आपके विरोधियों को भी नहीं था। बोलते भले ही हो, लेकिन मुझसे तो व्यक्तिगत बातचीत आप भी करते हो और दूसरी पार्टी के नेता भी करते हैं। कोई ये नहीं मानने को तैयार था कि 4 महीने में सम्मोहन इस ढंग से टूटने लगेगा। मैं दुनिया की बात नहीं करता, निघासन में क्या हुआ और फलाने में क्या हुआ, नहीं, मैं नोएडा पर भी बहस में नहीं जाना चाहता, मैनपुरी की तो चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने शुरुआत में ही कहा था, इसी मुद्दे पर एक दिन बहस थी, मैंने कहा था बड़ोदरा और मैनपुरी में कोई चुनौती नहीं किसी के लिए। बड़ोदरा बीजेपी के नाम, मैनपुरी सपा के नाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप रोहनिया हार जाते हैं। 2 ही बात कहूंगा तिवारी जी, इसी पर बहस केंद्रित करूंगा, सारे मेहमानों से निवेदन है इसी को समझें। रोहनिया जब आप हारते हैं तो रोहनिया उस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से भारत का प्रधानमंत्री चुन के आया है। भारत का प्रधानमंत्री जिस लोकसभा से चुन के आए उसमें आने वाली विधानसभा से कैसे हार गई पार्टी? दूसरा सवाल, आपकी बड़ी नेता केंद्र में मंत्री, वो जिस विधानसभा सीट को छोड़कर आई लोकसभा में, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आप 50,825 वोट से हारे हो। 51,000 रुपए का नेग दिया जाता है ना, वैसे ही पराजय का 51,000 वोटरों का नेग, और राष्ट्रीय नेतृत्व तो है वो। 2 सीटें मेरे दिमाग में है जिनका उत्तर भाजपा के किसी तर्कशास्त्री ने मुझे अभी तक तो नहीं दिया। मैं सुबह 10 बजे से बहस में हूं। मैंने यही सवाल पूछा, क्यों हारे रोहनिया और चरखारी में जमानत क्यों जब्त हो गई? छोड़िए निघासन में क्या हुआ, छोड़िए बिजनौर में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, मैं बहस में नहीं जाता। यह मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न आज का। भारतीय जनता पार्टी को यह देखना होगा, मोदी जी के नाम पर जितना वोट मिलना था लोकसभा में मिल गया। अब मोदी के कंधे पर बैठकर सत्ता का वर्ण करने की इच्छा रखने वाले सूबाई नेताओं को समझना होगा, बिना अपने डूबे गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलने वाला। तिवारी जी जान लो, मोदी के नाम का ताबीज बांध के सत्ता नहीं मिलेगी। आज के उपचुनावों का और अभी तक आए उपचुनावों का मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक ही अर्थ निकलता है, इसका मैसेज है मोदी जी का ताबीज धारण करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को, और जहां सरकार में नहीं है वहां उनके राज्य के नेताओं को परिणाम देना होगा। परिणाम नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो मोदी जी की फोटो लगा के चुनाव नहीं जीतता। तिवारी जी, आवाज बंद हो गई। फातिमा जी, क्या बीजेपी से मोह भंग हो गया है? अब संगठन को खुद आगे आना होगा। मोदी के नाम का सहारा आखिर बीजेपी कब तक लेगी? देखिए, ये तो इस चुनाव ने ही साफ कर दिया है जी। और जहां तक अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि रोहनिया में आप हार गए, जो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का क्षेत्र है वहां पर हार गए, तो मैं यही कहूंगी कि इस चुनाव के जरिए जनता ने एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये लोग मजहबी नगमात छेड़ रहे थे, लव जिहाद की बात कर रहे थे, जनता ने इन्हें ये दिखाया कि महंगाई अपनी जगह पर थी, इन्फ्लेशन कम हुआ नहीं था, जो रोजमर्रा की चीजें थी उन चीजों के दाम पर आप कोई चेक नहीं लगा पाए, डीजल का दाम आप बढ़ाते चले गए, और जहां तक सवाल था LIC में FDI का, उस पर भी आपने कोई रोक नहीं लगाई। तो लोगों को ये लगा कि ये तो जो कांग्रेस की नीतियां थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको हमने जिताया क्यों। और दूसरी तरफ जनता ने समाजवादी पार्टी की नीतियों में, उसके नेतृत्व में पूरा विश्वास जताया है और ये दिखाया है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जनता के हित के लिए काम किया है
उसका रिवार्ड मिला है और युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है। जी सुरेंद्र जी, पिछले उपचुनावों को अगर हम देखें तो वहां पर भी बीजेपी को एक के बाद एक झटका लगा और अब ये उपचुनाव, क्या पिछले उपचुनावों से बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई सबक नहीं लिया था? इन यूपी के उपचुनावों को क्या गंभीरता से नहीं लिया गया था, जो नतीजा ये रहा? देखिए, इन्होंने सारे उपचुनावों को बड़ी गंभीरता से लिया। अगर इन्होंने अब सारे उपचुनावों को गंभीरता से नहीं लिया तो भगवान बचाए इन लोगों को। गुजरात का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात स्पष्ट सामने आई है कि मोदी जी का जो भ्रम जाल है और जो माया जाल है वो कहीं ना कहीं दरकता दिखाई दे रहा है, खिसकता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अमिताभ जी ने जो बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण कही, प्रधानमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसको हारा जाना किसी भी सूरत में, और जिस तरीके से आज लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी बड़ी एक हड़बड़ी में 2 बजे भाग के गए चुनाव आयोग कि साहब वहां मतदान की गणना में गड़बड़ी हो रही है, जबकि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अब जिस तरीके से ये लोग अपना फेस सेविंग फार्मूला अपना रहे हैं, कतई क्षम्य नहीं है। मणिनगर जैसी जगह में 33% पोल करा रहे हैं। गुजरात बड़ौदा जहां 6 लाख से जीते थे 3 लाख पर आ गए हैं। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है राजस्थान में। मैं कोई अपना आत्म श्लाघा नहीं कर रहा हूं, वहां की जो लोकल नेतृत्व बधाई का पात्र है। और 9 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस जीत रही है गुजरात में। यह सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह पर करारा तमाचा है। अमित शाह जैसे लोग जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, जो बयानबाजी उन्होंने की कि साहब उत्तर प्रदेश में 2017 तक अगर हम सांप्रदायिक तनाव सस्टेन कर ले गए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो इन लोगों को, गैर सांप्रदायिक लोगों ने बहुत करारा जवाब दे दिया। आम जनता हिंदुस्तान की जो है विकास चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है। आम जनता को सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं। ये कांट से लेकर माठ तक और गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चलने वाला है। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जनता ने गैर सांप्रदायिक शक्तियों के पक्ष में मतदान करके इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। संजय शर्मा, मुझे ये समझाइए, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन उसका उत्तर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा पराजित हुई है या समाजवादी पार्टी जीती है? अमिताभ जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूल करी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा जिस स्ट्रेटेजी पे चल रही थी और मोदी जी जिस स्ट्रेटेजी पे, उनकी स्ट्रेटेजी पे सत्ता में आए थे, मुझे लगता है इन चुनावों में वो वही गलती कर गए। देखिए, पूरे लोकसभा चुनावों में मोदी जी ने बड़े सफाई के साथ सिर्फ विकास का मुद्दा सामने रखा था। ये बाकी सारी पार्टियां कह रही थी ये सांप्रदायिक है, ये गुजरात के दंगे हैं। मोदी जी ने किसी भी कीमत पे ये कार्ड सामने नहीं आने दिया था। पूरे प्रदेश पे, पूरे देश में एक मैसेज दिया था कि बात सिर्फ डेवलपमेंट की होनी चाहिए। अयोध्या में जाके भी नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने को नहीं गए थे। एक मैसेज था कि ये सब बातें अतीत की हो गई, अब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सरकार बदल गई। अमिताभ जी, 3 महीनों में पूरे न प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश के बाकी लोगों से, मित्रों से बात होती है, 3 महीनों में ऐसा माहौल हो गया, एकदम आप कहने लगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मंदिर के घंटे उतरने नहीं चाहिए, उस पर पूरे एमएलए एमपी जुट जाते हैं, लव जिहाद के नाम पे आदित्यनाथ आते हैं। और जो आपने सवाल किया अमिताभ जी, चेहरा सामने रखा था भारतीय जनता पार्टी का भविष्य के रूप में योगी आदित्यनाथ सामने लाए थे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तेवरों के साथ आके प्रचार किया था कि अब कोई जोधा अकबर नहीं होना चाहिए, अब कोई विवादित मुद्दों को उन्होंने छेड़ा था, वो मुद्दे वो थे जिन पे विपक्ष के लोग मोदी जी को घेरते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने ही ट्रम्प कार्ड में फंस गई। जो पूरे देश भर में एक माहौल तैयार हुआ कि ये 20 साल का पहले का माहौल भाजपा करने के जा रही है। आप अमिताभ जी, आप यकीन मानिए कि नौजवानों, संजय जी, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई थी। नहीं गायत्री जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये, मुझे लगता है ये पहला चुनाव है समाजवादी पार्टी ने बहुत सफाई के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण की चाल चलने नहीं दी। मैं इसको उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि पहला चुनाव में मुझे आजम खां जी के बयान कहीं नजर नहीं आए। आजम खां जी का एक बयान आता था, भारतीय जनता पार्टी बम बम हो जाती थी। उनके एक बयान पे भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ जाते थे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दीजिए तो आजम खां जी को कहीं प्रचार के नहीं ले जाया गया।
भारतीय जनता पार्टी को इस बार अखिलेश यादव ने बहुत सफाई के साथ ये मैसेज किया कि हम ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसमें कामयाबी भी मिली। अमिताभ जी, एक और चीज मैं करना चाहूंगा। अभी मैं 3 दिन पहले गोरखपुर गया था। पूरे पूर्वांचल में लोग हैरान हैं। जिन लोगों ने मुझसे चुनाव से पहले ये कहा था, व्यक्तिगत रूप से बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने मुझसे ये कहा था कि आप मोदी जी को ध्यान से देखिए, उनमें भगवान विष्णु की शक्ल दिखाई देती है। लोगों की भावनाएं इस हद तक जुड़ी थी। वो लोग आहते गोरखपुर में 3 महीने में 350 बच्चे जापानी दिमागी बुखार जिसको कहते हैं उसको मर चुके। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आया। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में लव जिहाद के नाम पे जंग छेड़ रहे थे और गोरखपुर और पूर्वांचल के बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे। आपने बनारस का जिक्र किया। बनारस के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, एक बार उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में आना चाहिए। उमा भारती के बयान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री के घर में अगर भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हो रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अब इस बात की चर्चा में जुट गई है कि मोदी जी राजनाथ सिंह के पर कतर रहे हैं और राजनाथ सिंह मोदी को संजय मुझे लगता है स्थिति इतनी सरल नहीं। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को, इस लघु चुनाव को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जिसे बनारस का मसला है, बाकी अच्छे दिन आए नहीं आए अलग अलहदा सवाल है, लेकिन बनारस में 2-3-4 चीजें तो हो गई। बनारस के स्टेशंस के अपग्रेडेशन के लिए 60 करोड़ रुपया रेलवे बोर्ड से सैंक्शन होकर चला गया, और कहीं पैसा गया नहीं गया, लेकिन बनारस चला गया। 18 करोड़ रुपए घाटों के लिए सैंक्शन होकर ट्रांसफर हो गए। अमूल ने वहां 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके डेयरी का अनाउंसमेंट कर दिया। मिनी पीएमओ खुल गया, ऑपरेट करने लगा, लोग वहां जाने लगे, कंप्लेंट रिसीव होने लगी, उन पर एक्शन भी होने लगे। इसलिए बनारस की स्थिति अलग थी। फिर भी आप बनारस में रोहनिया हारे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये इसलिए नहीं कि परिणाम के लिए जनता अधैर्यशील हो गई, नहीं। जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप परिणाम देने लगे थे वहां भी आप हार गए। इसलिए मैं मानता हूं कि मूल स्वर जो है ना इस पूरे जनादेश का, वो मूल स्वर यह बताता है कि हर राज्य में मोदी जैसा चेहरा भाजपा को चाहिए होगा। एक मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, भारत के 35-36 राज्यों में हुकूमत नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव आप जीत सकते थे, जीत लिया, अच्छे से जीत लिया। अब राजेंद्र तिवारी में करिश्मा होगा तो चलेगा, विनय कटियार में करिश्मा होगा तो चलेगा, राजनाथ जी में करिश्मा होगा तो चलेंगे, कलराज मिश्रा में करिश्मा होगा तो चलेंगे। लेकिन भारत में एक बड़ी भारी समस्या होती है। हम लोग तो एक नायक के पीछे उसकी ताबीज गले में बांध के घूमते। 68 साल कांग्रेस गांधी परिवार का ताबीज बांध के और गांधी जी का फोटो लगा के अपने को खड़ा करना चाहती रही। अब फोटो से मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरी समझ में तो इतनी बात आती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के यहां परिणाम देख लीजिए, आनंदीबेन पटेल के यहां देख लीजिए। दूर क्यों जाओ, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री पैदा हुए, जहां से अमित शाह, उस गुजरात में कांग्रेस ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि गुजरात में भी सीट जीत लेंगे। कांग्रेस तो शायद भूल भी चुकी होगी कि गुजरात में भी सीट अपन कभी जीते थे। इतना मुद्दत हो गई हारे हुए। वहां भी कांग्रेस को 3 सीटें मिल गई 9 में, 33% रिजल्ट आ गया। तिवारी जी, ये छोटा संकट काल नहीं है। तिवारी जी, जी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? नहीं, अब आ रही है। अरे पूरा सवाल हो जाता तो मैं ये कह रहा हूं, तमाम राज्यों के चुनाव ये बताते हैं कि भाजपा को जब तक ये सलीका नहीं आएगा कि मोदी जी के ताबीज से ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा सत्ता का, केवल मोदी जी तो हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आपको ध्यान होगा, जिस समय मोदी जी जब घोषित नहीं हुए थे, उसके पहले हम गुजरात का जब प्रचार के इंचार्ज बने, उस समय हम गुजरात का, ये राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते थे। और ऐसा नहीं है, हमारी जगह जगह पर प्रदेशों में हमारी भरपूर लीडरशिप है, जहां पर खड़ी है, जिनके नेतृत्व में
विकास का काम कर रहे हैं जहां पर हमारी सरकारें हैं और वहां पर हम जितने भी चले आए। लेकिन ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, या कुछ और राज्यों की बात भी मैं कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि सपा और बसपा की अंडरहैंड डीलिंग थी, इतने भ्रष्ट। पहले मायावती जब जीत करके आती है, उन्होंने कहा मुलायम सिंह, अमर सिंह को मैं बंद करूंगा, और ये जब आते हैं तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सारे मंत्रियों को उठा करके जेल में डालूंगा, और इसके बाद कोई बात नहीं हो पाती है। तिवारी जी, और एक जांच रिपोर्ट आती है और सिर्फ पैसे दे करके बसपा के लोगों को छोड़ दिया जाता है। जी तो ठीक है तिवारी जी, समझ गए आपकी बात। बसपा सपा में अंडर डीलिंग ये आप कह रहे हो। मैं एक सवाल रक्षा फातिमा जी आपके पास आएंगे। आज तो आपका दिन है, लड्डू खिलाना चाहिए था आपको, आप उंगली दिखा रही है, बताइए। मैं एक सवाल रखता हूं फातिमा जी, एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट। आज थोड़ा रुक के बोलिए। आज आप जीती हैं तो थोड़ी वो रहनी चाहिए ना दूसरों का अवसर। एक सवाल मैं उठाता हूं, सब लोगों से उस पर उत्तर चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ईमानदारी से समीक्षा करें और बताएं। सबसे पहले संजय से उत्तर लूंगा, फिर पॉलिटिकल उत्तर लूंगा। क्या किसी के पास मुलायम सिंह और मायावती के कद का नेता है जिसको गाजियाबाद से, गाजीपुर और बांदा से बहराइच तक खड़ा कर दो, लोग पहचान लें, और जहां उतर जाए वहां 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, जहां उतर जाए वहां 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, पांव छूने वालों की भीड़ लग जाए? किसी के पास नेता है क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास? तब तो लड़ाई की बात करें अपन। जब आदमी ही नहीं तो काय को झंडा लेके घूम रहे। सुरेंद्र जी आएंगे, अभी हाथ नहीं उठाओ आप। संजय जी, मायावती और मुलायम सिंह के कद का नेता कांग्रेस और भाजपा में है क्या स्टेट में? नेशनल बात नहीं कर रहा, स्टेट में। बिल्कुल अमिताभ जी, एकदम सही बात की आपने। हकीकत यह है कि राज्य स्तर की अगर बात करें तो मुलायम सिंह और मायावती के स्तर का कोई भी नेता राष्ट्रीय पार्टी में किसी के पास में नहीं है। यही होता है कि जब चुनाव होते हैं तो आप आयात करते हैं बाहर से, उसके चेहरे को सामने रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, देश पे लंबे समय से आप एक साथ राज कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पे आप वो नेतृत्व कभी भी खड़ा नहीं कर पाए। जब जब चुनाव हुए हैं तब तक आपको लाके एक दूसरा बड़ा नेता करना पड़ा, और उसी का नतीजा ये एक लहर कह लीजिए, एक भावना कह लीजिए। मोदी जी ने तो डेवलपमेंट के नाम पे जीत लिया, लेकिन राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संजय इसी बात में और कहूंगा, सामान लेने जाओ तिवारी जी, तब तो रेजगारी भी जोड़ लो तो 100 रुपया बन जाएगी, 100 रुपए का मजा देगी, और चाहे नोट हो चाहे रेजगारी हो। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता कि 100 नेता जोड़ लो छोटे छोटे और एक बड़े नेता को काउंटर कर जाओ। नहीं, एक बड़े नेता के विरुद्ध एक ही बड़ा नेता चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 ले आए, चलो 10% वाले 10 ले आए, 100% बराबर हो गया मुलायम सिंह के या मायावती के। ऐसा नहीं होता। सुरेंद्र जी, कांग्रेस और भाजपा किसी दोनों पार्टियों में मुलायम सिंह और मायावती जैसा व्यापक जनाधार रखने वाला नेता उत्तर प्रदेश में है क्या? देखिए, व्यापक जनाधार रखने का जो पैमाना है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती हो चाहे मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनका राष्ट्रीय कद है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक नहीं कई नेता हैं जो अपने कद के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले जाने। हमारे पास आप देखेंगे तो यहां पर कितने, जिस तरफ से आप नाम उठाएंगे उस तरफ से हमारे पास नेता हैं। पश्चिम से लेकर पूरब तक चुनाव की हार या जीत से तो फर्क नहीं पड़ता है। रीता बहुगुणा जी हैं, राज बब्बर जी हैं, निर्मल खत्री जी हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, किसको आप पीएल पुनिया जी हैं, सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है। आप 10,000 आदमी नहीं इकट्ठे हो, लेकिन 2,000 और 5,000 हर कंस्टिट्यूंसी में आदमी इकट्ठे, इन सब लोगों के पीछे रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनावी राजनीति और सामाजिक राजनीति में दोनों में फर्क है। अमिताभ जी, कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी नहीं है, बस बात यह है कि आज की डेट में 2014 हमारे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव करके जैसे कांग्रेस तो फिनिक्स पक्षी की तरीके से आपने भी कहा था, अजर है, अमर है और अविनाशी है। ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों यही बात गुजरात में कह रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री, गुजरात को हमने कांग्रेस से मुक्त कर दिया। मैं आपको याद दिलाऊं, आपने नहीं, एक मिनट सर जी, गुजरात में आप जब कहते हैं कि कांग्रेस नहीं थी तो आप एक गलत स्टेटमेंट की तरफ इशारा करते हैं। पिछली बार में भी मैं बताऊं 95 लाख वोट गुजरात में कांग्रेस को मिले थे और 1 करोड़ 7 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे।
सुरेंद्र जी, मेरे बोलने की शैली को अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए तो मुझे अपने पर अफसोस है, शायद मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं। मेरी बात को व्यवहारिक अर्थों में लिया नहीं। गुजरात में राजनीतिक शक्ति नहीं है कांग्रेस। इस बहस में मत डालिए मुझको, क्या मैं आंकड़ा लेके फिर तो मैं गूगल देखना शुरू कर दूंगा तो मेरी वाणी ही खत्म हो जाएगी। वहां 95 लाख आए थे, वहां 1 करोड़ का वोट आया था। इस बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि गुजरात में अगर कोई राजनीतिक शक्ति है तो कांग्रेस पार्टी है। अच्छी बात है, आपने अपनी बात कह दी, हमने सुन ली कि गुजरात में आप 2002 के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बाद आप उस चीज को कमजोर मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति कांग्रेस। सुरेंद्र राजपूत जी, आप पूरे देश में कांग्रेस को शक्ति बता दो तो मुझे ऐतराज क्या भाई? आराम से बताइए, आप उस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपको बताना भी चाहिए। तो आंकड़े बताते हैं अमिताभ जी, मैं आपसे कुछ नहीं बता रहे। आप तो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आंकड़े ऐसा नहीं, पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं में से निकला है। सुरेंद्र भाई एक मिनट, आपकी बात आ गई कि कांग्रेस अजर अमर है, बात आ गई, मैंने समझ ली। एक बार कांग्रेस अध्यक्ष की आ रहा हूं, फातिमा जी आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने एक बात कही सुरेंद्र जी ने, इनको एक उत्तर दे दूं फिर आपके पास आऊंगा, लंबा समझ दूंगा, बहुत वक्त है। कांग्रेस अध्यक्ष की व्यवस्था, कार्यालय की व्यवस्था देखती थी। इन लोगों की बड़ी नेता है, बड़ी प्रभावशाली नेता है अंबिका सोनी, वो मेरे साथ बैठी, कुंवर नटवर सिंह, अंबिका सोनी, और उत्तर प्रदेश पर चर्चा शुरू हुई संजय। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताइए, कांग्रेस क्या कर सकती है। तो मैंने यही बात कही, मैंने कहा कांग्रेस मुलायम सिंह और मायावती और जब तक कल्याण सिंह थे तब तक कल्याण सिंह, 3 के बराबर का नेता पहले ढूंढ लाए। आप 3 एक आदमी के विरुद्ध 4 को एक साथ खड़ा करके लंबा करना चाहती हूं, वो नहीं होगा। तो मायावती पर चर्चा आ गई। सुनिएगा, मतलब बौद्धिक स्तर देखिए उत्तर प्रदेश पर जो लोग रणनीति बनाते हैं कांग्रेस का। उन्होंने कहा अमिताभ जी लेकिन मायावती जी के पैरेलल तो हमारे पास एक लीडर है। तो मैं चौंका, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा लीडर इमर्ज हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी पत्रकारिता व्यर्थ है, मैं अपने पेशे के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैंने कहा अंबिका जी प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा महावीर प्रसाद जी, अब वो रहे नहीं। तो मैंने कहा मैं चलूं, अब आपसे क्या बहस करूं जब आपका बौद्धिक स्तर इतना छोटा है कि महावीर प्रसाद इज इक्वल टू मायावती जी। उत्तर प्रदेश में कोई नशे में भी इस बात को मानेगा क्या? अजब मजाक है भाई। फातिमा जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी हाँ, मैं कहना चाह रही थी, अभी तिवारी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सवाल यह है कि सरकारें तो इन्होंने और मायावती जी ने मिलकर चलाई हैं, भाजपा और बसपा ने। हमारी तो कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और इसी का नतीजा है कि इस बार बीएसपी का तो सफाया था, वो इस डर से वो चुनाव ही नहीं लड़ी। मैदान में पहले से ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया, और इनका जो हश्र हुआ वो आपके सामने है। जहां तक सवाल आप देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल नहीं है। तो भाई पहले तक क्यों कह रहे थे, रिजल्ट आने से पहले तक आप सेमीफाइनल मान रहे थे, अब आप कहने लगे कि सेमीफाइनल नहीं है और ये चुनाव सरकार के होते हैं। चलिए हम एक बार उनकी बात मान लेते हैं, तो राजस्थान में भी तो इनकी सरकार है और ज्यादा दिन की भी नहीं हुई है, अभी तो जुमा 8 दिन हुआ इनकी सरकार बने। वहां पर क्या हो गया कि इनको 1 सीट मिली। तो बेहतर ये होगा कि ये आत्मचिंतन करें और सोचे कि जनता के ऊपर जो इन्होंने एक छद्म आवरण फैला रखा था उत्तर प्रदेश में, जो एक झूठ मूठ का आवरण फैला रखा था, ये कह रखा था, लोगों में उम्मीद जगा रखी थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वास्तव में ये उसको जमीनी हकीकत में बदल नहीं पाए और इसीलिए जनता का इनसे मोह भंग हुआ। ठीक बात। जहां तक आपने देखा इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को चेहरा बना करके भेजा गया और वो पूरा चुनाव उनका लव जिहाद पे कंसंट्रेट रहा, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसमें लेके दुविधा की स्थिति रही। ठीक है फातिमा जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आई, पता नहीं जी। फातिमा जी आपकी बात बहुत खूबसूरती से आई। तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है? ने पूरी बात कहने के बाद आपको आवाज नहीं आई? बिल्कुल फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक उत्तर प्रदेश में मायावती जी और मुलायम सिंह जी के समानांतर भारतीय जनता पार्टी के पास उसी स्ट्रेचर का नेता चेहरा रहा कल्याण सिंह, तब तक भाजपा सत्ता की दौड़ में रही। जिस दिन से वो चेहरा तिरोहित हुआ उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता की रेस में नहीं आई। आप इस बात से सहमत हैं? आज आपके पास, एक सेकंड तिवारी जी, आज आपके पास मायावती जी और मुलायम सिंह जी के कद के बराबर कोई नेता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।
उत्तर प्रदेश में, देश की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। दोनों के कद मिलाने के बाद भी हमारे पास नेता, दोनों कद के नेताओं से बड़े हमारे नेता थे। ईमानदारी के बाद 1993 का मैं याद दिलाऊंगा आपको, जिस समय मायावती और मुलायम सिंह जी दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाए थे, और सरकार जब खत्म हुई उसके बाद दोनों लोग जब मिल करके 93 में चुनाव लड़े थे, इसके बावजूद भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के जमाने में जीत करके आई थी। हाँ, ये ठीक बात है कि आज की डेट में जिस कद की मायावती है या जिस कद की मुलायम सिंह जी है, उस कद का नेता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन भारतीय मैं आपकी जनता ईमानदारी की तारीफ करता हूं, मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करता हूं। ये एक मिनट अग्निहोत्री जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, ये ठीक है कि आज केंद्र में चले गए हैं, लेकिन माननीय कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह, विनय कटियार, ये सारे लोग नेता हो सकते हैं जिनको आने वाले चुनाव में हम निकालेंगे तो लगभग इनके कद के आसपास की हो जाएगी, और चुनाव कार्यकर्ता के बल पर, जनता के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो पहले भी थे तिवारी जी, आप वयोवृद्ध हैं, आप इमरजेंसी में जेल गए, आपका संघर्ष मैं जानता हूं, आप आदमी भी भले, लेकिन मैं अपनी छोटी बुद्धि से निवेदन कर दूं, बैसाखी लगा के कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, डंडे के बल पर कोई बगल में डंडा लगा खड़ा कर दोगे ऊपर, तो क्या आदमी ऊंचा हो जाएगा? आज इस बात को दिल से स्वीकार करना चाहिए, दोनों राष्ट्रीय दलों में किसी के पास, दोनों प्रादेशिक दलों के जो मुखिया हैं, उनके कद के बराबर नेता नहीं। आप लोगों के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ही ये, जब तक इस बीमारी का इलाज भाजपा नहीं खोजेगी, और अब आप ऐसा बात बोल दोगे, मैं नामों को लेकर व्याख्या करने लगूंगा तो मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन ये मत कहिए कि विनय कटियार और मुलायम सिंह बराबर, नहीं, कोई जोड़ है, कोई मतलब है। मेरे सब मित्र हैं, मुलायम सिंह जी भी मेरे मित्र और विनय कटियार भी मेरे मित्र, क्यों लड़ाई कराएंगे? अब मैं बोलूं वो नहीं है, अच्छी बात नहीं ना। आप यही कहते हो कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह बराबर, तो भी मैं खंडन कर दूंगा। समाजवादी पार्टी में भी कोई दूसरा मुलायम सिंह नहीं, ये भी जान लो, और बसपा में भी कोई दूसरी बहन जी नहीं, ये भी जान लो, और उत्तर प्रदेश में भी कोई दूसरी मुलायम और मायावती नहीं, ये भी जान लीजिए। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के पास 26-26% वोट इंटैक्ट है, कोई लहर चले कोई तूफान आए, 26-26% ऑन एन एवरेज वोट है दोनों के पास। इसमें जिसके पास 3% वोट प्लस हो जाता है वो उत्तर प्रदेश में हुकूमत में आ जाता है। 29 से 30% के बीच में सरकार गठन करती है बसपा या सपा। कोई नेता है जिसके चेहरे पर इतने लोग जीते? अभी जिन लोगों के नाम लिए, उन लोगों को गाजियाबाद से, गाजीपुर और बांदा से बहराइच तक पहचान का संकट हो जाएगा कई जिलों में। तिवारी जी माफ करिएगा, परिचय देना पड़ेगा कि फलाने हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सूबा है क्या? अब आप सोचो, अमित शाह कितनी भी अच्छी रणनीति बना दें, मोदी जी कितना भी अच्छा मंत्र पढ़ दें, आपका भी तो कोई चेहरा होना चाहिए। भाई किसके नाम का मंगलसूत्र पहने महिला, कोई दूल्हा सामने करोगे कि नहीं? तिवारी जी बिल्कुल, मैं इस बात को सहमत हूं आपसे। फातिमा जी आप कुछ कह रही थी। फातिमा जी आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। सूबे में सरपट दौड़ी साइकिल, भाजपाइयों का टूटा दिल, सपा ने लिखी नई कहानी, गायब होगी मोदी लहर की रवानी, सपा की बम बम बीजेपी बेदम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद जो मनोबल टूटा था पार्टी का, उस मनोबल को फिर से पाने का एक मौका मिला है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उपचुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की 10 सीटें थी, लेकिन बीजेपी उन सीटों को नहीं जीत पाई और समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फातिमा जी सबसे पहले आपके पास आऊं, लेकिन एक सवाल यहां पर मैं उठाना चाह रही हूं कि 2 साल बचे हैं, ये सभी के लिए है। फातिमा जी पहले आप जवाब देंगे, उस सवाल का जवाब बाकी तमाम मेहमान देंगे। 2 साल बचे हैं अब भाजपा और कांग्रेस के लिए। सुरेंद्र जी, क्या इन 2 सालों में कांग्रेस मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे कद का नेता पैदा कर सकती है?
देखिए, पहले फातिमा जी आपसे मैं कहना ये चाहूंगी गायत्री जी कि जिस तरह से इतिहास बनाया नहीं जाता है बनता है, उसी तरह से नेता भी बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि ये गुण उनके अंदर होता है। और माननीय मुलायम सिंह जी के जैसा जो कद की बात हो रही है, उस कद का कोई नेता नहीं है। मैं इस पे बात आपसे कह रही हूँ कि चाहे कलराज मिश्रा जी रहे हों, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था लखनऊ पूर्वी से, क्योंकि ये लोग पीछे के दरवाजे से आते रहे। दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भी यहाँ से छोड़ करके देवरिया पहुंच जाते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कई बार अपना चुनाव क्षेत्र बदला, और माननीय मायावती जी ने तो काफी दिनों से चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि उनके कोई नेता ही नहीं है। ठीक है। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो इनको तो इनका अंतर्कलह में डूबा। ठीक है, चाहे वो कल्याण सुरेंद्र जी, कांग्रेस के पास भी 2 साल हैं। क्या इन 2 सालों में कांग्रेस मायावती और मुलायम सिंह यादव के जैसे कद का नेता पैदा कर सकती है? मेरा तो मानना है कि उस कद का नेता संभव ही नहीं है ना। फातिमा जी, सुरेंद्र जी से सवाल है। फातिमा जी, चुनाव की रणनीति होती है, और हर आदमी की चुनाव की, हर पार्टी की चुनाव की अलग अलग रणनीति है। जरूरी नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी की रणनीति या बहुजन समाज पार्टी की रणनीति हो, वही रणनीति कांग्रेस के पास हो। कांग्रेस अपने अलग रणनीति से चुनाव लड़ती है, और अगले 2 सालों में आप अगर रणनीतिक तैयारियों की बात करें तो मैं जवाब दूं, यहां कद और पद के हम चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के नेता यूपी में नहीं चल रहे सुरेंद्र जी, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता यूपी में नहीं चल रहे। वो राष्ट्रीय 2009 में जब 23 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, तब भी वही नेता थे गायत्री जी। 2017 की बात हो रही है सुरेंद्र जी। देखिए, वक्त तय करता लोकसभा है, में तो बीजेपी भी जीती, जनता तय करती है, और हम और आप नहीं तय करते हैं। चुनावों में हार गई 2014 में मैं आपको बताऊं, और 1989 से पहले लगातार कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी यहां, तब भी बहुत बड़े कद के नेता नहीं थे। बात वो नहीं है, बात यह है कि हर पार्टी की रणनीति अलग अलग है। कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है ना, कांग्रेस ने कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां कर रखी हैं। ठीक है, देखिए मुलायम सिंह जी की रणनीति अलग है। ठीक है, मैं मायावती की रणनीति अलग है। कांग्रेस कभी भी जातिवादी राजनीति में भरोसा अगर करने लगे, जी यहाँ ये कांग्रेस जातिवादी राजनीति या धर्म की राजनीति में भरोसा नहीं करती। बिल्कुल ठीक। संजय शर्मा, 2 साल का वक्त, 24 महीने। आप बताएं मुलायम सिंह जी क्या सारी उसमें स्वीकार्य है? सुरेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आई, कांग्रेस का पक्ष आया अच्छे से, प्रभावशाली ढंग से। संजय शर्मा, 2 साल 24 महीने क्रिएट करना है एक दूसरा मुलायम सिंह, एक दूसरी मायावती, उस कद का स्ट्रेचर का पॉलिटिशियन। अमिताभ जी, पहले तो मैं कहूंगा, बात करूंगा कांग्रेस की। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि पिछले 3 महीनों में कांग्रेस के अंदर जो सीन चल रहा था, उसके बावजूद भी राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित नतीजे आ गए। तो ये मेरी बड़ी हैरानी की बात है। कांग्रेस में केवल और केवल चुनाव हारने के बाद भी सत्ता के शीर्ष पे सवाल, आपसी गुटबाजी, यही खबरें हमारे सामने आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में जो लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में, संजय भाई आप इस पे हैरान ना होइए। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। विनम्रता से बात करना चाहूंगा। गांधी परिवार पे सवाल आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? सवाल उठते हुए सुरेंद्र जी हमने देखे नहीं थे कि गांधी परिवार पे भी इस हद तक सवाल उठने लगेंगे। तो गांधी परिवार पे सवाल उठ रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता के विषय कांग्रेस के लिए। मेरा अपना मानना है, हो सकता है। मेरा कोई युवराज नहीं है, उनका नाम राहुल गांधी है। यहाँ पे जनतांत्रिक परंपरा है संजय जी। कभी भी राहुल गांधी ने अपने आप को युवराज नहीं कहा है। कोई बात नहीं। और राजस्थान में जीत हुई है, और गुजरात में जीत हुई है, इसको आप माने, और उत्तराखंड में जीत हुई है, इसको भी आप माने। एक आदमी, नहीं, ये इस तरीके से थोड़ी किसी आदमी को बेइज्जत किया जाएगा। सुरेश जी, मैं तो चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी आपके पास ऐसा नेतृत्व। आप हमेशा कहते हैं कि साहब गुटबाजी है। कोई कहने आया कि आपसे गुटबाजी है? जी, उनका विश्लेषण क्या था, सुन तो लीजिए। कहने आए, बताएंगे, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कौन कहने आया। हम बताएंगे सुरेंद्र राजपूत जी। में प्रमोद तिवारी और रीता बहुगुणा जोशी के साथ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, वो अलग विषय है। आप अपना नेतृत्व पैदा करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। खैर, अलग विषय है, आपकी पार्टी की समस्या आप जाने। सुरेंद्र जी, आप नहीं, आपका समय खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मन में मंशा भी है कि वो लोकल लीडरशिप पैदा कर सके।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अमिताभ जी एक बहुत बढ़िया सीन मैंने देखा। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद में मोदी जी के शपथ लेने के 1.5 महीने हुए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेताओं ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी कर दिया। वरुण गांधी फॉर सीएम फेसबुक पे पेज बन गए, योगी आदित्यनाथ फॉर सीएम पेज बन गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्यमंत्री पेज बन गए। कहीं बारात का जिक्र नहीं है, सब अपनी अपनी शेरवानी पहन के दूल्हे तैयार हो गए। और इन चुनावों में मायावती जी नहीं थी। चर्चा हुई कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना है तो अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा लाना चाहती है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जैसा चेहरा लाना चाहती है। स्वाभाविक है अमिताभ जी, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी नो डाउट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खतरनाक संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर आप 20 साल पुराने जैसे हालात में देश को ले जाना चाह रहे हैं तो अब ये सीन बदल चुका है। देश का युवा आपसे विकास की बात सुन के जुड़ा था, लोकल लीडरशिप को अब डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, तभी सामने आएंगे। और मुझे नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप अभी तक इस विषय पे बात कर पाई है कि वो जो आप कह रहे थे कि मोदी जैसा चेहरा, डेवलपमेंट वाला चेहरा उत्तर प्रदेश में पैदा हो। ठीक है राजेंद्र जी, आने वाला जो विधानसभा, राजेंद्र जी 24 महीने में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और मायावती जैसा चेहरा, उस कद का चेहरा क्रिएट कर पाएंगे? अमिताभ जी मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं ज्यादा समय आपसे जी दिया मालिक दिया जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरा कल्याण सिंह पैदा नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, और बाकी चाहे मायावती जी हो चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, एक जाति विशेष के चेहरे के आधार पर एक वोट बैंक लेकर के आज वो खड़े हैं। और यही कारण है कि 26% वोट जो बात आप कह रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह जी का हो जातिवाद के आधार पर, चाहे मायावती जी का हो, ये दोनों लोग अपने जातिवादी राजनीति के आधार पर और कम्युनल जो बेस है उसके आधार पर कर करके और वोटों का ध्रुवीकरण, ये जातिवाद प्लस बाकी सारी चीजों को मिलाकर बन जाती है। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, ये सही बात है कि पार्लियामेंट में कांग्रेस से लोग उब चुके थे, कांग्रेस के मुलायम सिंह जी और मायावती जो समर्थन दे रहे थे, देश की जनता ने इनको देखा और इनको भी कांग्रेस के बराबर इनको भी जिम्मेदार माना, इसलिए दोनों पार्टियों को यहां धो दिया। भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी एक नेता निकल करके आए, उनको स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से मोदी केंद्र में दिखते थे, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे पास नेता नहीं है। नेता आंदोलन, परिस्थितियां और संघर्षों के आधार पर निकलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी मुलायम सिंह जी की गलत कामों के आधार पर हम संघर्षों पर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और संघर्षों से नेतृत्व पैदा होगा और मुलायम सिंह और मायावती के बराबर हम नेतृत्व पैदा करेंगे। और ये जनरल जब चुनाव होगा, लेकिन टाइम बहुत कम है तिवारी जी, मैं आपके पैदा करने की क्षमता पर ना भी बहस करूं तो भी जो 24 महीने बचे ना जी, लेकिन एक विश्वास इम्तिहान बड़ा है और टाइम कम है, गलत इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ना गलत किया है ना करेंगे। देखिए कमनल ये लोग खुद हैं, जब भी करते अग्निहोत्री जी हैं प्रदेश को अमिताभ जी मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी प्रदेश की जनता का मिजाज चुनाव और जनरल चुनाव में दोनों में अंतर रहेगा। आज जनरल चुनाव होगा तो सरकार बदलने और बिगाड़ने के लिए, सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए प्रदेश की जनता वोट करेगी। जी फातिमा जी, तिवारी जी, अमिताभ ठीक है फातिमा जी आगे। देखिए अगर इन्होंने प्रदेश की जनता का मिजाज समझा होता तो ये दुर्गति इनकी नहीं होती। फातिमा जी आगे लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह जी कोई गलती करेंगे फातिमा जी आंदोलन करेंगे, फातिमा जी तो गलती क्यों करेंगे? 4 महीने पहले तो विकास कर रहे थे, फातिमा जी 4 महीने पहले भी विकास कर रहे थे। फातिमा जी, राजेंद्र तिवारी जी आ गई आपकी बात, दादा आ गई बात, फातिमा जी आ गई। धन्यवाद। आप तो वैसे तेजस्वी हैं फातिमा जी। मैं एक बात, इन्होंने कहा कर्नल होने का इल्जाम लगाया, तो सवाल ये है कि गलती आप फातिमा जी पर जिसने भी जो कहा मैं माफी मांग लेता हूं। आप थोड़ा सा बड़ी विसंगति ये है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस
भाजपा, सपा और बसपा, चार पार्टियां, चारों पार्टियां कहती है कि हम जात की राजनीति नहीं करते। तो जात की राजनीति अमिताभ अग्निहोत्री और संजय शर्मा कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? अजब मजाक है भाई। काची कोरी, ठाकुर, बामन, बनिया के नाम पर 2-2 घंटे पार्लियामेंट्री बोर्ड में माथा पच्ची होती है चश्मा लगा लगा के, और हमको बाहर आके बताते हो कि हम जात की राजनीति नहीं करते। अजब तमाशा है। कोई पर्देदारी भी नहीं रखते अब तो राजनीति में लोग, साफ झूठ बोल देते, बोले नहीं जी हम नहीं करते जात की राजनीति, पड़ोसी करते हैं। हर आदमी कह रहा मेरा पड़ोस वाला जातिवादी है, मैं जाति पर विश्वास नहीं करता, और सारा खेल जाति का, सारा खेल जाति का। जात की राजनीति उत्तर प्रदेश में उस विषबेल को बढ़ाने में क्या संजय शर्मा और अमिताभ अग्निहोत्री का पाप है? बताइए, मैंने गुनाह किया हो तो मैं माफी मांग लूं? मैं गंगा में डूबने को तैयार, नहीं तो अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के कहिए कितने मित्रों को टिकट नहीं मिला होगा इसी कारण से कि वो उस जात के खांचे में फिट नहीं बैठे होंगे। कितने कमजोर लोगों को टिकट मिल गया होगा क्योंकि वो उस जात के खांचे में फिट बैठ गए होंगे। बोले जी लड़ाना लोध है, चाहे कुछ हो जाए, तो लोध में फिर लस्सी बेचने वाला मिला, उसी को टिकट दे दी लोकसभा की। ब्राह्मण तेजस्वी है तो नहीं दी, यादव तेजस्वी है तो नहीं दी, सुरेंद्र राजपूत ठाकुर है, इनकी जिस इलाके में ये है पैदा हुए, मान लीजिए उस इलाके में इनकी जात का आदमी कम है, तो जीवन भर संघर्ष तो राहुल जी के हाथ मजबूत करते रहे, टिकट नहीं पाएंगे। तो सवाल तो ये है, जिस प्रदेश में, जिस प्रदेश के पानी में इतनी तासीर हो फातिमा जी, सुरेंद्र जी, जिसमें सैम पित्रोदा की जात भी बताना चुनाव में जरूरी हो जाए, जो देश में कभी मैंने नहीं देखा। सैम पित्रोदा गरीब से क्या लेना देना राजनीति का, उसका हाथ उठा के खड़ा कर दिया भाई लोगों ने। अब बोले बढ़ई है, पहली बार 25 साल में मैं जाना, राजीव के समय में नहीं जाना कि बढ़ई है, पहली बार जाना कि बढ़ई है। व्यक्तिगत बातें कहना नहीं चाहता मैं, जब बीसीओ अनुभव मुलायम सिंह जी के साथ व्यक्तिगत है, जिनमें मुलायम सिंह जी ने मुझसे परिचय कराया। फातिमा जी अब लगातार नहीं बोलिए, नो बीसीओ अनुभव है जिसमें मुलायम सिंह जी ने परिचय करा कि ये देखो फलाने हैं, ये भोगांव को रहने वाले हैं और नाई हैं, अपने नाई परिवार से हैं, तो उनके लिए यूएसपी वो है। एक राम प्रकाश वर्मा हुआ करते थे, राजेंद्र तिवारी को याद होगा, तिवारी जी याद है ना नाम। कल्याण सिंह जी ने पहली बार जब उनको राज्यसभा में भेज रहे थे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाने से पहले मैं और कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, साथ आए अशोका रोड भाजपा कार्यालय। कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि ये राम प्रकाश वर्मा को अगर राज्यसभा में भेज दें तो कैसा रहेगा। मैंने कहा इनका प्रोफाइल ठीक नहीं। बोले नहीं प्रोफाइल छोड़ो, समझो एक बड़े वर्ग में मैसेज जाएगा। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था क्या? सुरेंद्र जी की पार्टी पेट्रोडा को बढ़ई बता रही, वो नाई की आदमी को नहीं देख रहे, नाई देख रहे, आप इसलिए टिकट दे रहे और बता रहे हो जातिवाद हम नहीं करते। तो भैया आप नहीं समझ सुरेंद्र जी अगली बहस में, तो ये क्या दोषी हम लोग हैं? दूसरी बात मैं कहूंगा आज के चुनाव पर, एक बात जान ले दोनों राष्ट्रीय दल उत्तर प्रदेश में, मेरी बात गलत होगी तो माफी मांगने आऊंगा। आप लोग तब तक परिणाम उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाएंगे जब तक इन दो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के एट पार 18 तक चल जाएगा, वो 20 हो आप 18 रहो, लेकिन 10 और 20 का मुकाबला नहीं होगा, ये जान लीजिए। मोदी जी नहीं, मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब लोग आके यही संघर्ष करो फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। आखिर 25 साल से नहीं आया। सुरेंद्र जी ने एक बात कहने की कोशिश की कि हमारे पास तो हमेशा से ऐसे ही लोग रहे जब हम शासन करते थे। नहीं सुरेंद्र जी, यह बात तथ्यात्मक तौर पर ठीक नहीं। तब दो परिस्थितियां थीं, जब कमलापति होते थे, जब वीर बहादुर थे, जब विश्वनाथ थे, यहां नारायण दत्त तिवारी थे, तो मुलायम सिंह जी का उद्भव हो रहा था, मायावती जन्मी भी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस राज करती रही। जिस दिन से ये दोनों नेता हुए हैं उस दिन से राज नहीं आया आपका। और एक बात और जान लीजिए, जिस दिन से कल्याण सिंह भाजपा से अलग हुए, मुझे याद है मुझसे सुंदर सिंह भंडारी ने एक बार कहा था, संजय, उन्होंने जब कल्याण सिंह जी अलग हो रहे थे, भाजपा से संघर्ष का काल था, उन्होंने कहा, तिवारी जी, भंडारी जी को जान रहे ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, एक कल्याण सिंह को गढ़ने में 35 साल लग गए हम लोगों को। 35 साल। नेता ऐसे बनता है क्या कि टीवी की बहस से नेता बन जाएगा? बोले आज गुरु 4 चैनलों में भाषण दिया, अब नेता हो गया मैं।
नहीं, सड़क पर उतरिएगा, 2 वोट नहीं मिलेंगे। मुझे एक बात और कहनी है। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। फातिमा जी सुन लीजिए, आपके नेता का किस्सा है, काम आएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, ये भाजपा वाले कहते हैं कि वो बड़ी ताकत हो गए। बोले मैं चैलेंज करता हूं, जितने स्टेट के लीडर हैं ये अपने पोस्टर पर 4 विधायक जिता के दिखा दे, केवल अपने पोस्टर पर। नहीं जिता सकते। इनको सब चाहिए, लाभ लश्कर, संघ भी लगे, ये भी लगे, वो भी लगे। मैं बहस में जो बात कहना चाह रहा था, ये 2 पॉलिटिकल पर्सनालिटी आइकॉन है यूपी में, ये मानना पड़ेगा। आपकी नाराजगी खुशी का सवाल ही नहीं। और किसी ने वक्ता ने कहा था कि मायावती जी कभी चुनाव नहीं लड़ी। माफ करिएगा, शायद फातिमा जी ने कहा था। फातिमा जी इस गलतफहमी में भी न रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है वो। ये ध्यान रखिए, ये गलतफहमी है तो दिमाग से तुरंत दूर करिए। ना ना ना, ये गलतफहमी तुरंत मत रखिए। 26% वोट फातिमा जी। फातिमा जी एक मिनट रुक जाइए, 26% वोट। मैंने बहुत सोच समझ के केवल मुलायम सिंह जी का नाम क्यों लिया? मैं रामगोपाल जी का नाम भी ले सकता था कि मायावती जी और रामगोपाल जी, मायावती जी और धर्मेंद्र जी, मायावती जी और तेज प्रताप जी। नहीं लिया ना। बात को समझिए, मायावती का विकल्प अभी इतनी सरल नहीं उत्तर प्रदेश में। जब से मायावती राजनीति के मेन स्ट्रीम में आई है यूपी के, तब से आंकड़े उठाकर देख लीजिए, परिणाम आए हैं। वो चुनाव लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं अलहदा सवाल है, लेकिन उनके फोटो पर 208 विधायक तो जीते थे ना पिछली बार। 22 एमपी जीते थे ना फोटो पर, सिंगल फोटो। ब्रजेश पाठक और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के फोटो पर तो नहीं जीते होंगे, मायावती जी की फोटो पे जीते। और आपकी पार्टी में भी जो 2 लोग जीत के पहुंचते हैं लोकसभा और विधानसभा, वो मुलायम सिंह जी के ही फोटो पर पहुंचते हैं ना। ऐसा नेता पैदा करिए जिसका होर्डिंग लगे तो लोग एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, जिसकी सभा हो जाए तो करंट आ जाए। यह चीज मुख्य है। इस कांग्रेस भाजपा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कर पाएगी तभी कल्याण उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में इन 2 बड़े छत्रपों के बराबर का छत्रप, क्योंकि नजीर है। बीजेपी ने जब वो छत्रप क्रिएट किया तो बीजेपी को रिजल्ट मिला, सत्ता मिली 3 बार, लेकिन सत्ता गई तो फिर दोबारा आई नहीं। इनके पास भी, कांग्रेस के पास तो नहीं आई, इनके पास भी नहीं आई। इनके नारायण दत्त जी आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और बीजेपी वालों के राजनाथ जी आखिरी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद सरकार का सुख नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। सोचिए, मुद्दे नीति सब अच्छी ले आएंगे, लेकिन चेहरा भी चाहिए। बराती कितने भी अच्छे हो, दूल्हा तो चाहिए ना भैया। बिना दूल्हा कौन ब्याह करके लाएगा? बाबा और चाचा और ताऊ के थोड़े गले में माला पड़ेगी। एक एक दूल्हा तलाशे कांग्रेस और बीजेपी, तब लड़ाई में खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तिवारी जी आपका, फातिमा जी आपका, संजय जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।